नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे नेता सॉल्यूशन से ज्यादा वादों पे यकीन करते हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा में भाजपा के मैनिफेस्टो की। बीजेपी कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, दूसरी पार्टियों ने भी जारी किया, लेकिन एक बड़ी बात यहां पे यह है, आज देश और दुनिया के सामने बेरोजगारी एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है और भाजपा ने हरियाणा में अपने संकल्प पत्र के माध्यम से वादा किया है कि हम यहां जो एम्प्लॉयमेंट के अवसर बनाएंगे या क्रिएट करेंगे या देंगे, उसमें 95% लोकल जो लोग हैं उनके लिए हम सुनिश्चित करेंगे, यानी कि 5% में पूरी दुनिया और 95% में हरियाणवी। हमारा एजेंडा यही है। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? कई राज्य एक सहानुभूति बेरोजगारों की गेन करने के लिए कहें या फिर कहें कि गुमराह करने का एक रास्ता है या बरगलाया जा रहा है या वास्तव में सच्चाई ऐसी हो सकती है, तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। और हमारा एजेंडा आज का यही है कि क्या वास्तव में राज्य क्षेत्रवाद के इस मुद्दे को हावी करना चाहते हैं, क्या यह संभव है हमारे जो फेडरल सिस्टम है उसमें। तो चलिए आप आज का मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ। रोजगार बन रहा बड़ी चुनौती, सरकारें चिंतन की बजाय खोज रही गलियां। चुनावी माहौल में युवाओं को लुभाने के लिए हो रहे अब वादे। राज्य स्तर पर रोजगार को प्राथमिकता के वादे। हरियाणा में भाजपा ने संकल्प पत्र में किया वादा, लेकिन इससे क्षेत्रवाद को मिलेगा बढ़ावा। आज के युवा का पहला सपना होता है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने और दूसरा सपना अच्छा पढ़ लिख कर देश की बजाय अमेरिका ब्रिटेन में रोजगार करे। लेकिन शायद आगामी वर्षों में युवाओं का ये सपना ही रह सकता है और इसकी वजह है क्षेत्रवाद का हावी होना। भारत देश की बात करें तो आज देश के सामने युवाओं को रोजगार देना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस समस्या के हल के बजाय आज सरकारें युवाओं से चुनावी लाभ लेने की जुगत में लगी हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार ने हाल ही में संकल्प पत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष लाभ देने की घोषणा की, तो मुद्दा राजनीतिक गलियारों से आम जन की जुबान तक पहुंचा। युवा विकास एवं स्वरोजगार मंत्रालय का गठन करेंगे। हरियाणा स्टार्टअप मिशन शुरू करेंगे। शिक्षा के लिए बिना गारंटी ऋण उपलब्ध करवाएंगे। अनुसूचित वर्ग के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी 3 लाख का ऋण प्रदान करेंगे। पूर्व सैनिकों को पुनर्रोजगार देने हेतु अवसर प्रदान किए जाएंगे। भारत के राज्यों का नहीं, अमेरिका और अन्य राज्यों में भी अब इस तरह की आवाज उठ रही है। अमेरिका तो कह चुका है अमेरिकन फर्स्ट, लेकिन यदि एक क्षेत्रवाद का जहर हर जगह फैलेगा तो ग्लोबल विलेज की अलग ही तस्वीर उभरती नजर आएगी। ऐसा ही यदि देश में राज्यों में यदि रोजगार देने में क्षेत्रवाद हावी हुआ, इससे विसंगतियां पैदा होंगी और राष्ट्रबोध भी प्रभावित होगा। संभव है कि उद्योगों को भी कौशल की कमी से जूझना पड़े। यानी साफ है, प्रदेश स्तर पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है तो पलायन रुकना अच्छी पहल होगी, लेकिन इससे असंतुलन पैदा होगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जुमला पत्र जारी किया है, तो 5 साल पहले जो इन्होंने जुमले आपके सामने हरियाणा की जनता के सामने रखे थे, आज हरियाणा की जनता उनसे पूछ रही है कि पहले अपनी रिपोर्ट दो और फिर हमसे वोट मांगो। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर समान अवसरें खुले, ये उम्मीद की जानी चाहिए, लेकिन यदि रोजगार देने में क्षेत्रवाद हावी हुआ तो शायद देश को एक और चुनौती से सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने मजमून देखा और बेरोजगारी से कैसे लड़ा जाएगा और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बजाय हम वादों में खोते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त भाजपा की सीनियर लीडर हैं शीलदा बाई जी, वो बैठी हुई हैं, और हमारे साथ सीपीएम नेता भवन सिंह शेखावत साहब हमारे साथ में हैं। उपेन्द्र यादव जी जो बेरोजगारों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले उपेन्द्र आपके पास में आना चाहूंगा और जानना चाहता हूं कि बेरोजगारी न केवल राजस्थान, दुनिया के सामने एक बड़ी समस्या है। खासकर चलिए अगर हम बात भी करें कि आप इंडिया की बात कर लीजिए, बेरोजगारी का सॉल्यूशन क्या होगा
इस पर मुझे कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज अभी नजर नहीं आ रही, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि हम सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे, हम अगर सरकार में आते हैं तो ये कर देंगे। जो कहा जाता है कि वादे किए जाते हैं, वादों में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है इस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। देखो, सॉल्यूशन तो जब उनको जाति पाति धर्म राष्ट्र पाकिस्तान इनसे समय मिलेगा राजनेताओं को, तब सॉल्यूशन होगा। बेरोजगारी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। मैं लगातार हर डिबेट में बोल रहा हूं कि पहले देश को युवाओं का देश कहा जाता था, अब बेरोजगारों का देश कहा जाएगा। सबसे ज्यादा बेरोजगार है, कोई नहीं सोच रहा कि बेरोजगारों को क्या होगा। भ्रष्टाचार के साथ साथ इतनी घटनाएं बढ़ेंगी कि बेरोजगार लिप्त होंगे, क्योंकि जो 2018 5 जुलाई को मुझे जेल में डाला गया था, मुझे ऐसे युवा मिले थे कि वो गलत रास्ते पे चल गए भ्रष्टाचार की वजह से। बोले कि ऐसा है कि हमारा लगातार नंबर नहीं आ रहा था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, हमने भी पैसे दे दिए, हम पकड़े गए, जेल में चले गए। तो रोजगार की समस्या पूरे देश के सामने है। लेकिन बड़ी हंसी मुझे इस बात की आ रही थी कि जब ये मुद्दा मुझे पता चला कि जो अलग अलग राज्य वाले 95% का हरियाणा उन्होंने घोषणा की है। एमपी में कमलनाथ जी ने विधानसभा में बोला कि हम यहीं के लोगों को लेंगे, और 21 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थी को 0% लिया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में घोषणा की है कि 95% की, जबकि थोड़े दिन पहले डिबेट में राजस्थान में ही पूर्व मंत्री जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि नहीं देश टूट जाएगा। तो आज देश नहीं टूटेगा क्या? लगातार जब मैं राजस्थान में आवाज उठाई तो लोग कह रहे थे भूपेंद्र यादव पागल है, गलत मांग है। मैं लगातार मांग कर रहा था कि जब 21 राज्यों में 0% राजस्थान वालों को लिया जाता है, तो राजस्थान में 50% सामान्य श्रेणी में अन्य राज्यों को क्यों मौका दिया जाता है? यहां भी राजस्थान के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए, पूरा हक मिलना चाहिए। तथ्यात्मक, कल मैं अभी 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी से मिला हूं, और कल मैं शिवमोगी में सारे कागज सौंप के आया हूं कि इन कागजों का अध्ययन करिए। अब इन नियमों के अनुसार राजस्थान के बेरोजगारों को हक दीजिए, वोट हम देते हैं, सत्ता में हम लेके आते हैं, लेकिन बाहर राज्यों वालों को नौकरी क्यों? यदि किस राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं ले रहे, फिर देश क्यों नहीं टूटा? देश के साथ हम हैं, देश के लिए जान दे सकते हैं। राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम है, लेकिन जब अन्य राज्यों में रोक दिया गया है हमें, तो अन्य या तो अन्य राज्यों में हम लोगों को लिया जाए, अन्य राज्यों में जाति के स्थानीय निवासी के आधार पर, भाषा के आधार पर और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 3 तरीके से राजस्थान के अभ्यर्थियों को रोका जा रहा है। तो क्या राजस्थान में बाहर राज्यों वालों पर पाबंदी होनी चाहिए? मैं शीला दावाई जी से भी पूछना चाहूंगा कि आप राजस्थान के अभ्यर्थियों के साथ हो, प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ हो, और अन्यथा जिस प्रकार आपके जो नेता कह रहे हैं कि देश टूट जाएगा, तो क्या ऐसे में देश टूट सकता है क्या? जब 21 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जा रहा है, सब अलग अलग राज्य अपने वहां के बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि 50% देंगे, तो फिर राजस्थान के लिए क्यों नहीं बोल रहे? क्या आज चुनाव नहीं है? क्योंकि चुनाव नहीं, अब चुनाव नहीं, आपको राजस्थान के हित में बोलना होगा। पता चलेगा राष्ट्र हित के प्रति सब समर्पित है। अब पता चलेगा राजस्थान के नेताओं का कि वो राज्य हित में क्या, वो राज्य हित में बोलेंगे क्या, राज्य हित में बयान देंगे क्या? अलग अलग राज्यों में बयान आ रहे हैं, क्या हमारे लिए साथ आएंगे? चलिए मैं वापस आऊंगा, मैं शील दावाई जी के पास में जाना चाहूंगा। शील जी, 95% एम्प्लॉयमेंट स्थानीय स्तर पर किया जाएगा, ये बीजेपी ने वादा किया है। मैं बीजेपी को अकेले को नहीं कह रहा हूं इसमें, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में भी विधानसभा में ये आवाज उठ चुकी है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे ये आवाज नहीं उठती है। यहां बड़ा सवाल ये है कि क्या वास्तव में हम यूनियन और फेडरल सिस्टम में जी रहे हैं? हम ये क्षेत्रवाद क्या वास्तव में वोटों के लिए कहना बहुत अच्छा है कि 95% लोगों को ले लेंगे, और ये बात होनी भी चाहिए कि कहा भी जाता है कि साहब स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन कोई क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा या फिर हम ऐसे कह रहे हैं कि 95% लोगों को स्थानीय स्तर पे वो कहां से स्किल्ड होंगे, किस तरह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा? तो क्या सोच है इसमें बीजेपी की, किस तरह से ये 95% का वादा कर रहे हो? देखिए, आज जिस तरह से बेरोजगारी की बात जगह जगह उठ रही है, हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी अपनी समस्याएं, और सरकार जो डिसीजन ले रही है वो अपने राज्य को देखकर ही लेती है। पहले भी आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में भी आवाज उठी थी, हरियाणा में भी नहीं, आवाज तो राजस्थान में भी उठ रही है। बिल्कुल, राजस्थान हमने कहा था, हमने जब हमारी सरकार थी तो हमने 35 लाख लोगों को रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने के लिए पूरे प्रयास किए, उनको ट्रेनिंग भी दी थी। अब कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस को सोचना है, क्योंकि कांग्रेस युवाओं से झूठे वादे करके आएगी अब 10 दिन के अंदर। नहीं, वो तो चलिए भुगतेंगे अगर करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं 95% लोगों को आप लोग एम्प्लॉयमेंट कर दोगे, एम्प्लॉय हरियाणा के अंदर, तो बाकी लोग क्या करेंगे? 5% में पूरा देश और 95% में हरियाणा के युवा, महिला जो भी बेरोजगार हैं वो सब। देखिए, हरियाणा सरकार ने
बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है कि जिस तरह से वहां तो रोजगारी होती है, आसपास के जो लोग आ जाते हैं तो अपने लोग प्राथमिकता में होना चाहिए। ये तो एक कहना चाहिए एक मानवीय अधिकार होता है, जिस राज्य में वो पैदा होता है कि प्रायोरिटी में उसको लिया जाना चाहिए। उसी के तहत जो हमारे मुख्यमंत्री जी खट्टर जी हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा, अपने घोषणा पत्र में कहा, संकल्प पत्र में कहा कि हम 25 लाख युवा बेरोजगारों को इस तरह से ट्रेनिंग देंगे कि वो अपने आप सेल्फ खड़े हो सके और उनको रोजगार मिल सकते। तो मैं समझती हूँ इसमें बुरा कहाँ है। अभी ये उपेंद्र जी अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो इनको मुख्यमंत्री जी को सोचने की बात है। हमारी सरकार होती तो हम अपने स्तर पे सोच के क्या डिसीजन लेते, वो सामने आता। जी चले, मैं आऊंगा आपके पास में। भंवर सिंह जी हमारे साथ में। भंवर सिंह जी, हर राज्य अपने लोगों के बारे में सोच रहा है, सोचना चाहिए, मैं कोई गलत नहीं मान रहा इसको, लेकिन हम जहां रह रहे हैं ये देश एक यूनियन है हमारा यहाँ पे, और कहें जिसको फेडरल सिस्टम जिसे कहा जाता है, वो सिस्टम है हमारे यहाँ पे। हर राज्य, कोई भी राज्य का बासिंदा किसी भी राज्य में जाके अप्लाई कर सकता है। देश के कहीं पे भी राज्य बने हुए हैं, लेकिन कोई राइडर्स नहीं है इसमें, कोई कहीं पे भी जाके अपने रोजगार, क्योंकि आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, नॉर्थ इंडियंस के लिए राज ठाकरे एंड कंपनी किस तरह से वहां पे वो किया था। हाँ, तो ये अगर क्षेत्रवाद इस तरह से चलो, इसके दुष्परिणाम, आप तो सरकार बना लेंगे कि चले हमने एक बार युवाओं को अपनी ओर मोटिवेट कर लिया, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, देखिए आज ये पूरी दुनिया, अमेरिका में आपने देखा ट्रंप ने भी इसी आधार पर चुनाव लड़ा। अमेरिका में जो हरियाणा की सरकार लड़ रही है ना, ये राष्ट्रभक्ति की बातें करने वाले लोग, राष्ट्रभक्ति की बात करने वाले लोग एक तरफ राष्ट्र का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ वो किस तरह से गुमराह करते हैं समझ नहीं बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारतीय आके नौकरियां ले जाते हैं, विदेशी लोग आके नौकरी ले जाते हैं, मैं दूंगा, लेकिन क्या 5 साल में वो दे पाए, क्या कर पाए? अगर वो ट्रंप अगर कल भारत के लोगों को वहां बंद कर देगा और कहेगा गो बैक टू इंडिया, तो क्या भारत सरकार की हालत? आज करोड़ों लोग सऊदी अरब में हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं, अरब कंट्रीज में काम कर रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, कौन सा देश है जहां भारतीय लोग काम नहीं कर रहे? अगर ये क्षेत्रवाद, उपेंद्र की तकलीफ में समझ सकता हूं कि एक बेरोजगार को रोजगार चाहिए, लेकिन सरकार की नीतियां ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, कल वित्त मंत्री के पति ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विजन नहीं है देश के अंदर, वो रोजगार नहीं दे सकती, वो लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकती। ये कहा उन्होंने, उनका पास विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है देश को चलाने का। मैं आपको भी पढ़ा दूं, मेरे पास आज तक की रिपोर्ट है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा है कि कोई विजन नहीं है, एकात्मवाद से भारत नहीं चलेगा। उन्होंने ये कहा है बीजेपी को कि बीजेपी जो एकात्मवाद से भारत चलाना चाहती है वो नहीं चलेगा। आज समस्या क्या है, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये कर रही है हाई टेक्निकल इस्तेमाल। आज गुड़गांव हरियाणा में मैं कहता हूं मारुति का प्लांट लगा हुआ है, कितने स्थानीय लोग हैं वहां पे, आप जाके देखो, वहां पर रॉबोट लग गए फैक्ट्री के अंदर। क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि रॉबोट नहीं लगने देंगे, हम मजदूर को लगने देंगे कारखानों के अंदर? आज रेमंड ने 10,000 रॉबोट अपने कारखाने में लगा दिए, 36,000 लोग बेरोजगार होंगे उससे। जहां मानव लगना चाहिए वहां मशीन काम कर रही है, वहां कंप्यूटर लग रहा है। अब ये कह देंगे साहब आप नई टेक्नोलॉजी का विरोध करें। अरे भारत जो है ना मानव प्रधान देश है, यहां श्रम शक्ति प्रधान है। आज भारतीय जनता पार्टी की नीति है ना, आज पूंजीपति क्या चाहता, मुनाफा चाहता, उसको कोई मतलब नहीं देश से। पूंजीपति का कोई देश नहीं है, कोई राष्ट्रभक्त नहीं है पूंजीपति। देश का मजदूर राष्ट्रभक्त है, देश का पूंजीपति राष्ट्रभक्त नहीं होता है। उसको मतलब है मुनाफे से। वो भारत में नहीं मुनाफा कमाएगा, वो बांग्लादेश चला जाएगा, वो बांग्लादेश में नहीं कमाएगा, वो पाकिस्तान चला जाएगा, वो जो है चाइना चला जाएगा, वो अमेरिका चला जाएगा। आज हमारे स्टील किंग अमेरिका में जाकर व्यापार कर रहा है, क्यों नहीं भारतीय होते हुए यहां अपने कारखाने लगाते? आज टाटा वाला क्यों अमेरिका में, इंग्लैंड में जाकर कारखाने लगा रहे? रोजगार देने का अगर उनका उद्देश्य है, नहीं है मुनाफा कमाना उनका उद्देश्य। खट्टर नौजवानों को, बेरोजगारों को बेवकूफ बना रहे, केवल वोट चाहिए इन लोगों को। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कितने रोजगार दे दिया? आज मोदी जी भूल गए उस वादे को कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। 2 करोड़ देना तो गया दूर, इन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा के छीन लिए। और अब आप देख रहे हैं 75,000 का BSNL को कह दिया है कंपल्सरी रिटायरमेंट लो। उनको बोल दिया परसों, बार मैसेज, सुनिए मैसेज डाल दिया 75,000 लोग तुरंत रिजाइन करें, VRS ले, हम इसको बंद करेंगे। 95,000 करोड़ का पैकेज बना दिया है VRS देने के लिए। ये आज की भी तमाम न्यूज है, सील दवाई जी थोड़ा पढ़ा करो। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको, MTNL और BSNL दोनों के लिए 95,000 करोड़ का VRS पैकेज बना दिया है कि आप ले, क्योंकि अडानी को समझाना पूरा देश,
जियो के हवाले करना है, और जियो ने अभी पैसा भी लगा दिया है कि आउटगोइंग कॉल पे आपका पैसा लगेगा अगर दूसरे पे करेंगे। तो ये देश जा रहा है केवल दो व्यक्तियों का गुलाम बनने के लिए, अडानी और अंबानी का। वो रोजगार नहीं देंगे देश के अंदर। आज आप अंबानी के कारखानों को देखो, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, वो नई मशीनरी जो लगा रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मानव की जरूरत नहीं है, हमारा श्रम प्रधान देश है। क्या भारत ने श्रमेव जयते का नारा दिया मोदी जी ने? क्या करा श्रमेव जयते के लिए? मार दिया है, करोड़ों लोगों को खत्म कर रहे हैं, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो रोजगार देंगे नहीं, ये लोगों को लड़ाएंगे आपस में। जो बीजेपी का एकमात्र एजेंडा है, देश में एक राज्य से दूसरे राज्य के बेरोजगार को वापस आ रहा हूं, उनको लड़ाएंगे आप। पहले वापस आ रहा हूं कैसे उपेंद्र यादव जी के पास में एक बार फिर मैं जाना चाहूंगा। उपेंद्र, क्षेत्रवाद की बातें तो ठीक है कि चले लोकल लोगों को अवसर मिलना चाहिए, सारी बातें ठीक है, लेकिन क्या वास्तव में पॉलिसी तय करने का वक्त आ गया है? और अगर ऐसा होगा तो फिर ये कैसे संभव होगा कि एक राज्य के यूथ हैं जो दूसरे राज्य में जाकर के जहां उसको लगता है कि मेरे परिवार के साथ में मैं वहां बसना चाहता हूं, वहां एटमॉस्फेयर मुझे जैसा चाहता हूं वैसा है, तो ये कैसे होगा कि कोई व्यक्ति कहीं पे जाकर के रहना? आज तो देश में यही हो रहा है कि अगर मेरा मन, अगर मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता में मेरे हिसाब से मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं वहां जाके शिफ्ट हो रहा हूं। किसी को लगता है गुवाहाटी में जाके शिफ्ट हो रहा हूं, किसी को लगता है गंगटोक में हो रहा हूं, कोई लगता है कि मैं तो चेन्नई या तिरुपति में जाकर के शिफ्ट होना चाहता हूं। आज हमारे यहाँ फ्रीडम है, वो किस आधार पे है? काम के हिसाब से, कि अगर मेरा काम कहीं पे भी है तो मैं कहीं जा सकता हूं। अगर ये सारे हालात बनेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? देखो, बाहर लोग हैं जो सीमित संख्या में, ज्यादा बेरोजगार राजस्थान में। एक चीज बताऊं, आपने कह दिया गोवा में कोंकणी भाषा होनी चाहिए, नागालैंड में नागो भाषा होनी चाहिए, मलयालम मिजो भाषा के आधार पर लोगों को, किसको कन्नड़ आती है, किसको गुजराती आती है, किसको मराठी आती है, राजस्थान वालों को नहीं आता है। राजस्थानी भाषा को मान्यता राजस्थान में दीजिए ना। वो ये भाषा लागू करके 0% राजस्थानों को ले रहे हैं, क्योंकि भाषा के आधार पे वो शर्त रख रहे हैं। तो राजस्थान में राजस्थानी भाषा लागू करिए ना, तो लोगों को नहीं आएंगे तो वो भी नहीं आएंगे। क्यों राजस्थानी भाषा को मान्यता क्यों नहीं दे रहे? इसके अलावा अभी बिहार का उन्होंने संशोधन किया नियमों में, स्पष्ट कह दिया भारत का निवासी हो तथा राज्य का निवासी, यानी कि बिहार का निवासी हो। इसका मतलब 0% राजस्थान वालों को। वहां कई राज्यों में ऐसा है कि शैक्षणिक योग्यता, वो वहां से ही कॉलेज किया हो, वहीं से ही डिग्रियां हासिल किया, वो ही आवेदन कर सकता है। तो अन्य 21 राज्यों में कर रहे हैं, तब तो मेरा तो मानना यही है, जब 21 राज्यों में चलता आ रहा है, हमने मांग अभी थोड़ी की है। हम तो उन राज्यों की पॉलिसी देखी, हमने देखा लगातार राजस्थान के अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है, हम लोगों को वहां नहीं लिया जाता है। मैंने 2 बड़े उदाहरण देखे, 108 जेई भर्ती विद्युत विभाग में ही, उसमें 85 लोग बाहर के, उनके एविडेंस मेरे पास थे कहां के रहने वाले। और पीटीआई भर्ती है, उसमें 23,500 कितने आवेदन है, 23,500 के करीब आवेदन है, उसमें 8682 आवेदन बाहर के हैं। एनटीटी में हजारों की संख्या के बाहर के, रीट में है, तो हर भर्ती में लोग बाहर के आ रहे हैं। तो हर लोग बाहर के आ रहे हैं। कई जगह तो राजस्थान के अभ्यर्थी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो भगा दिया जाता है डरा धमकाकर। तो आखिरकार राजस्थान में भी ये लागू होना चाहिए। मैं जो सीपीएम के नेता भी बैठे हैं या बीजेपी के नेता भी बैठे हैं, क्योंकि उनका जो हरियाणा का स्टेटमेंट आया तो उनका स्टेटमेंट उनके पक्ष में देना वाजिब है। इससे पहले कई जगह डिबेट हुई तो इन लोगों का ये कहना था देश टूट जाएगा, तो नेता लोगों का स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। लेकिन मैं पूरा प्रदेश की जनता देख रही है, युवा देख रही है, तो आप लोग स्पष्ट कहो ना कि हम इसके साथ हैं, हम आपके लिए सड़कों पर उतरेंगे, हम मांग कर रहे हैं। हम सड़कों 1 तारीख को हमने धरना दिया, हम मंडावा कूच के हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर आया हूं, आप कहो कि राज्य हित में है, 21 राज्यों में गलत हो रहा है हमारे साथ, तो यहां भी हमारे साथ अच्छा होना चाहिए ना। आप कहो ना, आप आओगे हमारे साथ सड़कों पे, आप हमारी आवाज बुलंद करोगे विधानसभा में। मैं सिल दबाई जी आपसे पूछना चाहूंगा, इस मुद्दे पे साथ आओगे आप? देखिए, रोजगार, बेरोजगार युवाओं हमारी प्राथमिकता में रहा। जब भी हमारी नहीं, बाहरी राज्य का कोटा खत्म करने की बात कर रहा हूँ, घुमाओ मत, बाहरी राज्य का कोटा खत्म करने की बात कर रहा हूँ। घुमाने की बात नहीं है, ये कोटा खत्म करना है या कोटा रखना है या नहीं रखना, ये एक का निर्णय नहीं है। ये सभी जितने भी दल हैं सबको एक साथ मिलकर विधानसभा में करना होगा, तभी होगा। आप साथ हो, आपकी भारतीय जनता पार्टी साथ है, कांग्रेस हम लड़ रहे हैं, आप साथ है हमारे साथ। मैंने कहा ना, ये प्रदेश के बेरोजगार देख रहे हैं, ये प्रदेश आप प्रवक्ता हो बीजेपी के, आप खिलाफ हो, साथ अभी पता लग जाएगा, साथ हो। मैंने कहा ना, ये तो नेताओं को डिसाइड करने आए, ये मेरे रेस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ इसके। 95% किया ना, नहीं हरियाणा में 95% किया, पॉलिसी मैटर है ये, वो उनका मैटर है। आप सहमत हो इस चीज से? किस चीज से? कि यहाँ बाहरी राज्यों का कोटा खत्म होना चाहिए। हरियाणा में किया, वो ठीक किया है क्या उन्होंने, ये पूछ रहा हूं। आप उसकी समर्थन करती हो? कर रहे हैं समर्थन उन्होंने किया है। अपने प्रदेश में अगर कोई वरीयता का उन्होंने अपनी प्राथमिकता दी है तो इसमें गलत कर। राजस्थान में विरोध करोगे कि समर्थन? नहीं, मैंने कहा ना, जब समय आएगा जब हम बताएंगे। पूरी जनता देख रही है, स्टेटमेंट नहीं, यही है कहते हैं
चाणक्य नीति से दोगली राजनीति। कोई राजनीति नहीं, आप बताइए ना, आप बोले ये डिसीजन कैसे ले सकती हूँ मैं इस बात के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में बिहार वालों को, यूपी वालों को भगाया, आप उसके पक्ष में नहीं, मुख्यमंत्री ने जो डिसीजन लिया है वो उन्होंने लिया है, तो उसका हमने नहीं, क्या वो सही है? आपका वो निर्णय सही है? अगर राजस्थान गवर्नमेंट लागू करती है तो आप क्या कहेंगे? विरोध करेंगे पक्ष में? आप व्यक्तिगत सहमत होगा? व्यक्तिगत सहमत होगा? व्यक्तिगत में कुछ है ही नहीं मेरे यहाँ पर, मैं पार्टी की तरफ से व्यक्तिगत कैसे मैं डिसीजन दे सकती नहीं, वो नीतिगत निर्णय लिया ना हरियाणा प्रदेश ने, तो भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड ठीक है। आप राजस्थान से बाहर, राजस्थान में आप समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे? आप राजस्थान से बाहर से हो? राजस्थान से मैं राजस्थान की हूँ। वोट कौन देता है? वोट कौन देता है? राजस्थान के लोग देते तो हैं। फिर राजस्थान के लोगों के साथ रहना चाहिए। मैं तो हूँ, तभी तो आप लोगों के लिए कहा मैंने। हरियाणा में हो, राजस्थान के लिए कह रहे हो, हरियाणा के लिए कह रहे हो, राजस्थान के लिए कहो। चलिए तो आप ये चाहते हैं उपेंद्र, आप ये चाहते हैं कि राजस्थान में भी 95% रोजगार के अवसर स्थानीय को मिलने चाहिए। देखो 95 में क्या 21 राज्यों में तो 0% है, 100% कर रखा है। हरियाणा में 95 किया, हिंदी राज्य है। बिहार में 0 कर दिया, जो हिंदी राज्य भी 0 करते आ रहे, तो राजस्थान में भी होना चाहिए, अन्यथा वहां भी खत्म होना चाहिए। आंदोलन सभी राजनीतिक पार्टियों को आना चाहिए, सब जगह खत्म करना चाहिए, और वहां खत्म नहीं होता तो यहाँ भी होना चाहिए। उपेंद्र की ये बात ठीक भी है, इसमें कोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि यह तो सभी जगह एक जैसा माहौल हो, नहीं तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक जानकारी चाहूंगा, खैर आपने पहले ही इस बात को कह दिया, शील जी आपके पास आना चाहूंगा कि या तो वास्तव में पूरे मुल्क में रूल्स एक जैसे होने चाहिए, हर स्टेट उसे फॉलो करे और अपने ये, क्योंकि ये देखिए मुझे जो लगता है कि क्षेत्रवाद का जहर ऐसा होगा कि संभलने में नहीं आएगा बाद में, क्योंकि आज हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए। उपेंद्र रोजगार वालों के, रोजगार जो लोग चाहते हैं, बेरोजगारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि मेरे प्रदेश के जितने लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सके। लेकिन यहां बड़ी बीमारी यह है कि अगर क्षेत्रवाद इस तरह से पनपना शुरू हुआ तो आप चलिए अमेरिका फर्स्ट, हमारे यहां के जो बच्चे हैं वो फ्रांस जाते हैं, यूके जाते हैं, यूएस जा रहे हैं, फिर वो वहां पे भी ऐसी स्थितियां बनेंगी। ट्रंप तो इसके लिए पहले से ही माहिर हैं, वो जाने जाते हैं इसके लिए। तो होगा क्या दुनिया के सामने? बस ये होगा कि फिर ये होगा कि इस गांव का आदमी यहीं पे नौकरी करे, नहीं हमारी तहसील वाले हम नहीं देंगे उनको नौकरी। ऐसे हालात क्यों बनते जा रहे हैं? हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि वास्तव में रोजगार के अवसर बने? चलिए पहले तो ये कहना शुरू हुआ राजनीतिक दलों की तरफ से कि केवल सरकारी नौकरियों को रोजगार नहीं मानना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी अवसर मिल रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है साहब, प्राइवेट सेक्टर में मिले तो सही, अवसर तो मिले। देखिए योगेंद्र जी, सरकार जितनी भी है, हिंदुस्तान की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो सरकार का ये प्रयास है कि बेरोजगारों को अपने ही राज्य में इतने संसाधन उपलब्ध कराए जाए, इतना निवेश हो कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके, अपने रोजगार अपने लगा सकें। इसीलिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। ऐसी परिस्थिति क्यों आए कि मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, आप निवेश कहां से आएगा? सुनिए, आज के दिन में आपकी मैक्सिमम जगह पे गवर्नमेंट है, राइट? आप मुझे कोई एक राज्य का उदाहरण दे सकती हैं कि हाँ इस राज्य के अंदर देखिए हमने एक नायाब उदाहरण पेश किया है और इसकी वजह से वहां पे इतना अच्छा एम्प्लॉयमेंट हुआ है, वहां निवेश भी आया है और वहां के लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज के अवसर हैं कि ये नौकरी जो नहीं जम रही मैं यहां जा सकता हूं। सुनने में बहुत अच्छा लगता था मुझे पहले जब हम आए थे ये कि लोग बार बार नौकरी बदल रहे हैं क्योंकि सूटेबल जो मिलती है वहीं चले जाते हैं। मुझे एक राज्य का उदाहरण दे दीजिए कि इस राज्य में, चलिए राजस्थान का बता दिए, राजस्थान में ऐसा क्या कर दिया? आप गुजरात की बात कर लीजिए। हाँ? गुजरात के क्या है गुजरात में? गुजरात में इतने संसाधन है, इतनी लोगों के पास में अपने खुद के संसाधन है कि कितने लोग गुजराती बाहर जाते हैं। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र का कोई भी, आपको पता गुजरात सारा बाहर पड़ा हुआ है, वहां संसाधन होते हैं गुजरात में। आज अमेरिका और इंग्लैंड में सबसे ज्यादा गुजराती है। आप आंकड़े उठा के देखो मैडम, आप ऐसे क्या बात कर रहे हो? मैं आपको कुछ परसेंट नहीं है, बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में बैठी है। एक बात सुनिए, देखिए गुजरातियों की बहुत बड़ी तादाद। सुनिए, गुजरात आज से नहीं है साहब, गुजरात स्टेट टाइम्स जब से या कंपनी टाइम्स से ही बहुत ज्यादा डेवलप है। क्यों? सबसे बड़ा कारण उनके यहां पे ये रहा, तो समुद्री मार्ग, वहां पे पोर्ट होने की वजह से काफी वहां पे रहा, इंडस्ट्री वहां पे रही है। और जब प्रेसिडेंसी थी उस समय भी अहमदाबाद का रूल रहा। ये तो गुजरात से लगता हुआ महाराष्ट्र, जो मुंबई है गुजरात का ही पार्ट हुआ करता था और हमारे यहां पे 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय। तो ये आज की नहीं है, क्योंकि एक मैं तो कहूं कि गुजरात वास्तव में उस तरह से पहले से एक डेवलप्ड स्टेट रहा है। नरेंद्र मोदी साहब ने उसका प्रचार बहुत अच्छे तरीके से किया। उन्होंने नैनो का जब कारखाना वहां लगवाया उससे एक हाइप भी मिली, लोगों को लगने भी लगा कि यार मोदी मॉडल होना चाहिए, गुजरात मॉडल होना चाहिए।
मैं लेकिन आज की नैनो कारखाना कहा साहब पूछो आप। सुनिए सर, सुनिए आज की परिस्थितियों में मुझे कोई एक ऐसा राज्य बता दीजिए जहां पे आप हो या कोई दूसरा इस बात के लिए कह सके कि हाँ उस राज्य में हमारी गवर्नमेंट है, हमने देखी किस तरह से वहां का मॉडल बदल दिया। मुझे एक राज्य बता दीजिए कोई। बात कर लीजिए आप। हाँ, गुजरात नहीं, सॉरी, गोवा की बात कर लीजिए आप। हाँ। गोवा के कितने लोग दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पर टूरिज्म इतना डेवलप है कि वहाँ पर हर व्यक्ति को, लेकिन हम लोग फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे? तो कितनी सी आबादी है? 15,75,000 आबादी है क्या उसकी? जयपुर से भी चौथाई नहीं है वो, जयपुर का वन भी नहीं है। कोकणी भाषा लागू करें, कोई भूखा नहीं मरता, चाहे पॉपुलेशन कम हो। मच्छी पकड़ के समुद्र से खा लेते, भूखा नहीं मरता है। वो सरकार की तरफ से कोई साधन नहीं है। मैं गोवा भी जाके आया हूँ, ऐसा कोई नहीं, बहुत गरीबी हालत में लोग हैं, बहुत गरीबी हालत में, बहुत गरीबी हालत में। गलत बोल रहे हैं आप। मैं जाके आऊँ गोवा, एक बार नहीं 10 बार जाके आया। भगवत सिंह जी देखो, ये तो नहीं कह सकते कि गोवा में बेरोजगारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहाँ 80 लाख 75 से 80 लाख लोग पर ईयर टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे। वो इतना डेवलप है टूरिस्ट, लेकिन वो 3 महीने का टूरिस्ट है ना, पूरे साल भर का नहीं है। वो 3 महीने चलता है टूरिस्ट ऐसी जाए। लेकिन भगवत सिंह 3 महीने ही चलता है, ज्यादा नहीं चलता है। सिंह जी, सिल जी, मैं आपको 3 महीने ही चलता हूँ, ज्यादा नहीं चलता है। गोवा में कोंकणी भाषा लागू कर रखी है, राजस्थान का बढ़ती जाएगा तो उसको भाषा नहीं देंगे, वो कोंकणी भाषा नहीं, 2 लैंग्वेज लागू की है, कोंकणी रेकॉर्ड भाषा गवर्नमेंट में तो 0% है। वैसे भी बाहर वाला तो जा ही नहीं रहा गोवा में। नहीं, अच्छा दूसरी बात आप हरियाणा की कर रहे हैं, उसमें 100% तो नहीं कहा, 5% रखा है ना बाहर के लिए। तो अभी राजस्थान वाले करेंगे 95%, तो आप तो विरोध करना शुरू करोगे। यहाँ से लौटूंगा आप लोगों के बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे की। बेरोजगारी का सॉल्यूशन क्या होगा? मैं ये नहीं कहता कि कोई सरकार कोशिश नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही होंगी, लेकिन जिस अंदाज में, जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं वो नाकाफी है। होना ये चाहिए कि वास्तव में, और आज अगर हम ये प्लेटफॉर्म आज भी अगर हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो आने वाला कल बहुत मुश्किलों भरा होगा। और रोटी के लिए आप जानते हैं कि आदमी कुछ भी कर सकता है। और हालात जिस तरह से आज हम स्टोरीज पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति ने इसके लिए चाकू मार दिया, किसी ने ये चोरी कर ली, किसी ने अपने शौक पूरे करने के लिए कर दिए, वो एक गलत आदत हो सकती है। लेकिन छोटी छोटी सी ऐसी बातें लगती है कि एक व्यक्ति अपनी वाइफ के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा क्या हालात हो सकते हैं। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, बड़ा सवाल मेरा यह है कि कुछ राज्य, राजस्थान में भी असेंबली में बात उठी थी जब इंडस्ट्री का चल रहा था, अनुदान मांगों पे चर्चा, उस वक्त अभी हरियाणा के अंदर अनाउंस किया है अपने मैनिफेस्टो के जरिए, संकल्प पत्र के जरिए, कि हम लोग 95% एम्प्लॉयमेंट जो करेंगे स्थानीय लोगों का करेंगे। महाराष्ट्र लेकर के आ गया, बिहार लेकर के आ गया, आंध्र प्रदेश लेके आ गया, मध्य प्रदेश लेके आ गया। क्या होगा इस देश का? योगेंद्र जी, कुछ स्थितियां ऐसी होती है, कुछ सर्विसेज में तो लोग नहीं मिल पाते हैं तो आप खुला छोड़ देने पड़ती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर जैसे क्लर्क है, छोटे स्तर की सर्विसेज में आप अगर ये प्रतिबंध लगा करके लोगों का एडजस्टमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से करना चाहिए। जो आपके सामने आज हरियाणा में देखने को मिल रहा है, या उससे पहले 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि ये प्रावधान पहले से मौजूद है। और यदि स्थिति में बदलाव करने की स्थिति आती है तो बेरोजगार, सरकारी भरोसे तो बेरोजगारी दूर किसी भी कीमत पे नहीं की जा सकती। अगर बेरोजगारी दूर करनी पड़ेगी तो आपको अपने नीतिगत निर्णय में फैसला करना पड़ेगा। जो युवक है उसको स्वरोजगार देने के लिए प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उसको योग्य बनाना पड़ेगा। उसके बदौलत आप बेरोजगारी समाप्त कर सकते हो। आप केवल कहो कि सरकारी नौकरियों के माध्यम से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, किसी भी कीमत में दूर नहीं हो सकती। अब ये केवल आप सपना दिखा सकते हो कि हम पूरी भर्तियां खोल देंगे। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो कुछ भी घोषणाएं की, वो अगर इम्प्लीमेंट करने की स्थिति बनती है तो आज राजस्थान सरकार की जो हालात है वो तो वही कि कोई भी सरकार हो, चाहे भले किसी भी सरकार बने, अगर आप धरातल पर कोई चीज परीक्षण करके और सारी चीजें सर्वे करके नहीं करेंगे लागू, और केवल सत्ता के लिए घोषणाएं करेंगे तो निश्चित रूप से उस राज्य की स्थिति बिगड़ेगी। उसमें आप देख सकते हैं कि आप मध्य प्रदेश की ले लीजिएगा, ये पंजाब की ले लीजिएगा, छत्तीसगढ़ की ले लीजिएगा, सबकी स्थिति बिगड़ी इस कारण से कि आपने वो घोषणाएं कर दी। घोषणाएं क्योंकि आपके मुखिया ने करी है तो राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व बन जाता है कि उसको किसी प्रकार से निभाए। अब उपेंद्र जी साथ बैठे हैं, क्योंकि एक डिबेट में पहले भी मैं इनके साथ था। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप सरकारी नौकरी के भरोसे बेरोजगारी किसी भी कीमत पर दूर नहीं करा सकते। यह
चाहे भले आप ये सरकार हो चाहे कोई सरकार हो। हरियाणा में कहा है कि 95% हम स्थानीय लोगों को रोजगार देने का, जैसे आप मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा, यहाँ पे भी बिल लाने की तैयारी हो रही है। लेकिन आप देखिएगा कि लेकिन आप किसी भी गजेटेड पोस्ट में या टेक्निकल में इस प्रतिबंध को नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास योग्य लोग हैं नहीं। और आप जब एग्जाम कराएं तो आप निश्चित रूप से उसमें राज्य से संबंधित जानकारियों के एक प्रावधान रख दे कि भाई इसमें पर्चा होगा, इसमें अनिवार्य रूप से पास होना जरूरी होगा, तो निश्चित रूप से उसमें फर्क आएगा। लेकिन आप ये कह दें कि हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को अन्य जगह नौकरी नहीं मिलेगी, राज्य सरकार तो अपने स्तर पे कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार फिर क्या करेगी? केंद्र सरकार तो पूरे देश की सरकार है, वहां तो प्रतिबंध लगा ही नहीं सकते। वहां तो क्या है कि एसएससी का एग्जाम होता है तो पूरे देश के लोगों के लिए होता है, या बाकी कोई IAS का होता है, सब लोगों के लिए होता है। तो ऐसी स्थिति में बैंकों का होता है तो पूरे देश बैंकों का नेशनल लेवल पे। तो ऐसी स्थिति में कुछ राज्यों की सर्विसेज है जो कि बहुत ज्यादा नहीं होती है। बहुत राजस्थान में भी 1 लाख कुछ नौकरियां हमारे मौजूदा स्थिति में खाली है, उसको भर नहीं पाएंगे। 75,000 नौकरी की ऐलान किया है, वो मालूम है कि क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर है और क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया ही इतनी जटिल कर दी जाएगी कि वो कोर्टों में उलझ जाती है और भर्ती हो ही नहीं पाती। पुरानी वाली सरकार भी 5 साल तक यही करती रही। ये भी युवाओं के साथ एक साजिश है। उस व्यक्ति को पनिश करना चाहिए कि आपको तनख्वाह इस बात की मिल रही है। आपने बात की, ये प्राइवेट सेक्टर में बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होगी। ये 95% प्राइवेट सेक्टर की बात कर ले, सरकारी में नहीं बोल रहे हो। ये कह रहे थे अभी शिल्पाबाई जी कह रहे थे कि हमने 34 लाख लोगों को वो दिए, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार, अभी भ्रष्टाचार सामने है ना कि नियुक्ति नहीं मिले, नियुक्ति मिलने वाले नहीं मिले, वो कागज कार्रवाई थी, भ्रष्टाचार खुलासा हुआ बड़ा। उपेंद्र जी, आप भ्रष्टाचार की बात तो बाद में करना, लेकिन जो सपने दिखाए थे मोदी जी ने दिखाए और नौजवानों को, वो तो सारे कोई अमल तो पे नहीं आ पाए। वो सपना अच्छा था, उद्देश्य अच्छा था, लेकिन वो कारगर तरीके से नीचे आ ही नहीं पाया। निश्चित रूप से अभी कहते हैं कि वसुंधरा जी ने कहा था कि 2 करोड़ को देंगे, वो कितने लोगों को प्रशिक्षण तो आपके बाद श्याम जी, देश और राजस्थान का बेरोजगार यही चाहता है कि जो नेता लोग घोषणा करें वो रोजगार, हमें नहीं कह रहे वो घोषणा करे, उस रोजगार दे, वो सही समय पे दे। आपको 50,000 नौकरी देनी तो कह दो कि हम साल भर में देंगे। बेरोजगार आश्रम में धरना प्रदर्शन भटके नहीं ज्ञापन लेके स्पष्ट कह दीजिए कि कब आपको ट्रेनिंग मिलना है। नहीं, मैं कांग्रेस सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं बीजेपी के शासक कांग्रेस कह रहे हूँ, लेकिन जो गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। चुनाव में क्यों बहक जाते हो? चुनाव में आप बहकते हो। नहीं, शिकायत ना, दोनों पार्टियों विश्वास के लगते अब इनके पास में कोई विकल्प नहीं है। पिछली बार बीजेपी को समर्थन दिया, इस बार कांग्रेस को दिया। यदि कांग्रेस पार्टी हमारी नहीं सुनती तो आने वाला तीसरा विकल्प हमारे पास है। राजस्थान का युवा ही सत्ता में लाना जानता है, वो कार्ड फेंकना भी राजस्थान का जानता है। आने वाला समय नहीं, लाखों लोग 1 लाख की तो 1 लाख को तो रोजगार 1 लाख थोड़ी है। राजस्थान में 50 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं कहा था कि पहले देश सुरक्षा पहले है, रोजगार हमें बाद में मिल जाएगा, सारे युवाओं ने कहा था। इसलिए तो मोदी जी को लाया था। क्या नीति है? हरियाणा में 95% है और राजस्थान में 50% आ रहे बार वाले। नहीं होगा ये। क्षेत्र के कारोबार में अगर आप मैंडेटरी कर दोगे, लेंगे तो निजी क्षेत्र वाले, वो 100 लेंगे ही नहीं। आप वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो आप किसको रोजगार दिला दोगे? वहां पे देखिएगा, जिस प्रकार का निजी क्षेत्र में आप रोजगार देने के लिए सीमाएं तो बांध सकते हो, मजदूर लेवल पे ला सकते हो। आप इंजीनियर लेवल के जब लोग ही नहीं होंगे तो आप राजस्थान का करोगे? वो तो अपना काम धंधा नया करने आया है, बंद करने आया है। इसलिए इंडस्ट्रीज को तो निश्चित रूप से नीचे के स्तर पर जो लोग हैं टेक्निकल रूप से उसको साउंड करके ले सकते हो। ये कर सकते हो कि भाई उनको पहले प्रशिक्षण दे लो और फिर उनको ट्रेन करके ले लो। ट्रेनिंग तो सबको लेकिन बिना उसके तो आप अगर उद्योगपतियों को यदि ये बांध दोगे कि भाई 95% आपको लेने, लेकिन वो कौन को लेने? मजदूर वर्कर तो ले लेगा वो। चलिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। एक बड़ी बात तो है कि यहाँ पे पता नहीं आप लोगों को कितना मालूम है, विधानसभा में भी ये बात सामने आई थी, भवन सिंह जी को अच्छे से मालूम होगा इस बात का। ये बात तो कही जा रही है कि मैं तो पहले कहता हूं ये बात को कि ये मत मान के चलिए कि केवल सरकारी नौकरी ही आज नौकरी रह गई है। नौकरी प्राइवेट मिले कैसे मिले, नौकरी के अवसर मिलने चाहिए और नौकरी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन सुनिए एक बात सुनिए, मैं आऊंगा आपके पास। आज व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट वो क्या करने लग गया, मुझे अच्छे से ध्यान है साहब। भिवाड़ी आज के दिन में सबसे बड़ा इंडस्ट्री हब है राजस्थान का, जो आपके नीमराना बहरोड से ही आप शुरू हो जाते हैं। इनको मालूम है इस बात का। वो क्या कर रहा है, ये तो कह रहा है कि हमने इंडस्ट्री लगा दी साहब, लोकल लोगों को
का एम्प्लॉयमेंट करेंगे। साहब वो अलवर जिला देखते ही बिदक जाते हैं कि अलवर का रहने वाला है कि नहीं, इसको नहीं लेंगे। क्या स्थिति बताइए एक बार भंवर सिंह जी। बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो हालत है यहाँ पे, अभी हालत अलवर देखते ही कि गो, अभी स्थानीय स्तर पर वही हालत बनी हुई है। जितना भी जापानी जोन है, मैं आपको बताऊं, कोरिया का जोन है, उसमें वो लेते ही नहीं अलवर जिले के, हरियाणा से लोग आ रहे हैं उसमें नौकरी के लिए, बाहर के लोगों को लेते हैं। और वो लोकल स्तर पर सरपंचों को इनको क्या कर रहे हैं, सेट करते हैं कि अगर कोई यूनियनाइजेशन करे तो आप हमारे साथ रहो। सरपंचों को पैसा देते हैं, गाड़ियां देते हैं। मैं आपको बताऊं, अब ये मल्टीनेशनल कंपनियां गाड़ी उपलब्ध करा रही है स्थानीय सरपंचों को, किस लिए कि जो नौजवान लोकल है, रिश्वत दे रही है आपको। मैं आपको बताऊं, अभी मैं बांगड़ सीमेंट में गया, बांगड़ सीमेंट का हालत है, वहां जहां बांगड़ सीमेंट का प्लांट है, वहां पे जो सरपंच बनता है उसको ऑन रोल तनख्वाह देते हैं वो, और एक बोलेरो गाड़ी देते हैं कि लोकल स्तर पर अगर कोई भी आवे रोजगार मांगने तो आपको उनको ठोकना है। एमएलए को भी देते हैं, और एमएलए को भी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं ज्यादा बड़ा बोलूंगा बिल्कुल, आप पत्रकार हैं, बिल्कुल सही जानते हैं। नहीं, मैं नीचे के स्तर तक जा रहे हैं। तो पूंजीवादी व्यवस्था में जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार वो नहीं दे रहे, बिल्कुल वो साहब बोलते हैं नहीं जी हम नहीं देंगे आपको, आप लोकल है, रोजगार नहीं देंगे। सरपंच को तो बदनाम करो, लेकिन स्टेज पर बैठे के सीमेंट बदनाम नहीं कर रहा हूं, उनका नेचर देखो। मारुति क्या कर रहा है, मारुति में आपने देखा, मारुति में जो झगड़ा वो किस बात का था, ठेकेदार के मजदूर को दे रहे थे 8,000 10,000, और जो परमानेंट आदमी वही काम सेम कर रहे हैं दोनों, उसको 35,000 रुपए दे रहे। उसने कहा भाई उसको आप 35,000 देते हो, मुझे 8,000 10,000 दे रहे हो, तो मेरे भी तो बच्चे हैं, मैं वही काम करता हूं, सेम वर्क, कोई फर्क नहीं काम में। लेकिन तो उसकी जब मांग करी तो आपने देखा उनको किस तरह से क्या पुलिस का दमन हुआ, आज तक लोग जेलों में पड़े हुए। तो भारत में हो क्या रहा ना, सरकारों की पॉलिसियां जो है ना वो पूंजीपति है, पूंजीपति इनके बस में नहीं आने वाले हैं। ये चुनाव में कह देंगे, जाके कोई भी स्टे लिया आएगा इसके ऊपर कि साहब प्राइवेट रोजगार में सरकार का क्या दखल है, मैं अपनी फैक्ट्री ले जाऊंगा ऐसे उठा करके, वो सीधी धमकी देते हैं। मैं आपको बताऊं, हरियाणा में हालत थी, कुछ कारखानों में पैसा मांगता था सीएम, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उन्होंने कारखाने उठाए, कुछ राजस्थान में आ गए, कुछ अन्य स्टेट में चले गए। बोला कितने दिन पैसा देते रहे तुमको, हमारे पास तो कमाई भी नहीं। इतना हाई लेवल पर इतना भ्रष्टाचार है कि वो पूंजीपति छोड़ के भागता है। आज भारत के नौजवान 6,000 उद्योगपति देश छोड़ के विदेश में कारखाने में लगा रहे हैं, वो यहां से जा रहे हैं। क्यों? यहाँ का जो भ्रष्टाचार है, जो नेताओं का भ्रष्टाचार है, जो और अन्य भ्रष्टाचार है, वो किस कदर उनको परेशान कर रहा है। और पूंजी देखो ऐसी चीज है, वो कार्ल मार्क्स ने 150 साल पहले लिखा है, आप इसको सीमाओं में बांध नहीं पाओगे। तो वो तो पैसा कमाने के लिए चाहती है दुनिया में। आज वो चाइना में जा रही है, कल अमेरिका में। आपको पता है भारत में रेमंड की पैंटें जो आज बिक रही है, आज टुडे, वो सारी बांग्लादेश से बन के आ रही है। तो रोजगार कहां जा रहा है? पूरा बांग्लादेश में जा रहा है। नाम किसका? रेमंड का शोरूम इंडिया में है। कपड़ा कौन कंजम्पशन कर रहा है? भारतीय नागरिक कर रहा है। अरे भारत सरकार की हिम्मत है, लगाओ ना पाबंदी उसके ऊपर, क्यों नहीं लगा रहे हो आप पाबंदी? अगर रोजगार आज पूरा का पूरा चाइना से माल बन के आ रहा, मैं कहता हूं जयपुर में ऐसे कारखाने हैं जो चाइना से माल मंगा रहे हैं और थप्पा लगा रहे हैं, रोजगार लोकल नहीं बनता। हमारे यहाँ पे भी देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा, केवल सरकारों को या नेताओं को दोषी मत ठहराइए। हमारे यहाँ सिस्टम जो है, क्योंकि रोजगार जो सृजित कर रहा है, यानी कि जो पैसा लगा रहा है वहां पे, वो खुद कमाने भी आ रहा है, वो चैरिटी करने नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला ना आपको, हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है सर, हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है कि स्थितियां ये बनी हुई है कि मजदूर देखते हैं कि नरेगा में मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, जो बैठे बैठे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, छोड़िए उसको। कई बार मीडिया ने बात उठाई है, कई लोगों ने कहा है कि साहब नरेगा को आप इंडस्ट्रीज से जोड़ दीजिए, लेकिन वहां दिक्कत क्या आती है? आपकी यूनियनबाजी कि नहीं साहब? नहीं, नरेगा में तो कोई यूनियनबाजी है ही नहीं। वो आजकल 50 दिन सर एग्रीकल्चर राजस्थान में मिल ही नहीं रहा। एवरेज निकालो भाई साहब, 17 दिन 20 दिन 25 दिन आ रहा है एवरेज। आप इंडिया का एवरेज निकालेंगे, मोदी जी ने तो आने के बाद बहुत डाउन कर दिया। मैं तो सर कह रहा हूं कि अरे भाई साहब नहीं है, लोगों को मिलेगा, उससे रोजगार आंकड़े मैं आप बोल रहा हूँ, फर्जी आंकड़े, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 50 दिन का भी राजस्थान में एवरेज नहीं है। श्याम जी मैं कह रहा हूँ ठीक है, तो परमानेंट काम करा सकते। सर मैं ये कह रहा हूँ, सरकार की पॉलिसी ठीक है। मैं भंवर सिंह जी, आपने कहा कि बांग्लादेश से बनकर के आ रहा है कपड़ा, बिल्कुल आ रहा है। सुनिए सर, सुनिए, देखिए ये ओपन मार्केट है सर। आज मेरे भी चॉइस है, खुली है। अगर मुझे डीमार्ट में सस्ता सामान मिल रहा है तो मैं वहां जाऊंगा, मेरे बगल वाले किराने के यहाँ पे अगर कोई चीज मिल रही है तो मैं वहां जाऊंगा। ऑप्शन है सबके पास। उसी का नतीजा मंदी है, उसी का नतीजा मंदी आ गया ना, इसीलिए रोजगार लोकल लोगों के लिए परचेज कौन करेगा? देखिए भारत में जो माल बन रहा है उसको कौन खरीदेगा? सर ये जो परचेजिंग पावर है, सर सुनिए तो सही, उदारीकरण जिस दिन से आ गया सर, आ गया वो तो 91 से आ गया। सुन तो लीजिए सर, उसी दिन से हमारे यहाँ पे उदार हो गए हम सब लोग, और जिसको 2 पैसे बच रहे हैं जहां पे, वो वहीं जा रहा है, वो चाहे व्यापारी हो और चाहे आपका बायर हो या फिर कोई छोटा कस्टमर हो।
जिसको जहां फायदा मिलेगा वो वहीं जाएगा। ये एक आप तय मान करके चलिए। तो बांग्लादेश से अगर कोई रेमंड वाला पैंट बनवा करके मंगवा रहा है तो उसको कोई वो नहीं है, उसको पैसा खुद को भी कमाना है। वो तो जरा पुलिस शुरू में ही बता दिया ना कि पूंजीपति का कोई देश नहीं होता है, उसका कोई राष्ट्र नहीं है, उसका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना है, उसका तो मुनाफा कमाना है। आपको शिक्षा नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको रोजगार की जैसी शिक्षा देनी पड़ेगी आपको, नहीं तो आप वही रह जाएंगे ना। भारत में आज स्थितियां तो बन रही है, पॉलिसी हर तरह पॉलिसी जो है आपको रोजगार के रोजगार से देने वाली पॉलिसी बनानी पड़ेगी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल किताबी ज्ञान से काम, आज जैसे जर्मन है, जर्मन में 5वीं क्लास में बच्चा जब आ जाता है उसको टेक्निकल एजुकेशन शुरू हो जाती है वहीं से 5वीं क्लास से, कि वो किस लाइन में जाना चाहता है, डॉक्टरी में, तो वो 5वीं की पढ़ाई भी पढ़ता है, उधर एजुकेशन में भी चला जाता है, वो डॉक्टर की तरफ से। उसको की दृष्टि से हम ज्यादा है ना, कैसे करेंगे यही दिक्कत। लेकिन ये तो आपको समाधान यहाँ तो हालत ये मैं आपको बताऊं, आज इन्होंने जो रोजगार, आज इन्होंने ट्रेनिंग देने की बात की ना स्वरोजगार के लिए, वो तो फर्जी बना दिया इन्होंने कार्यालय, वो कार्यालय नहीं जाए उनको रोजगार के, स्वरोजगार के अभियान चलाए। वो तो सरकार का काम है, फर्जी पैसे उठा रहे हो, फर्जी पैसे उठा के राजस्थान केंद्र सरकार का। सुनिए, राजस्थान की बेरोजगारी पीड़ा मैं बताना चाहता हूँ, राजस्थान की बेरोजगारी पीड़ा मैं बताना चाहता हूँ। आप कह रहे हो सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो, राजस्थान का बेरोजगार इतना नहीं भाग रहा है, वो तैयारी करता है, 1 बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, नंबर नहीं आता, बस प्राइवेट जॉब करता है। लेकिन एक परिवार में एक सदस्य का नंबर आ जाता है, सोचता है कि नहीं चलो ठीक है 5 में 1 का नंबर आ गया, परिवार का भला हो जाता है। लेकिन 1 का नंबर आने के बाद उस भर्ती को 5 साल तक लटका देते, कभी कोर्ट में, कभी प्रश्न का विवाद। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? हम नहीं कह रहे हमें 2 करोड़ दो, हम नहीं कह रहे 15 लाख दो, अब जितनी नौकरियां निकालो, जितना वादा करो समय को पूरा करो। केवल सरकारी दोषी नहीं, क्यों दोषी है? कोर्ट में कौन जाता है? कोर्ट में कौन जाता है? 10 पर्सन कौन बनाता है? अधिकारी बनाता है, 10 प्रश्नों को डिलीट करता है, कौन गलती करता है? अधिकारी। नशे में पेपर बनाता है क्या? अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बेरोजगार को दोषी मत कहिए आप, श्याम जी आप वरिष्ठ हो, लेकिन प्रश्नों को विवाद कौन करता है? आप देखिएगा ILDC की नौकरी कब निकली थी, कब भर्ती हो रही है, ये तो सब चीजें कौन कर रहा है? राजनेता 2013 की आज 50,000 से ज्यादा भर्ती है, 2013 67-19 पदों पर, विद्यालय सहायक 33,000 पदों पर। मुख्यमंत्री आते ही नहीं भर्ती हो, उधर चाहते चाहते वो, लेकिन अब आज का युवा समझ गया, आने वाले चुनाव में राजस्थान के युवा है ना, इनको सबक सिखाएंगे, कोई भी पार्टी हो। उपेंद्र यादव जो कह रहे हैं बात, श्याम जी उपेंद्र यादव जो बात कर रहे हैं, और मैं इस बात का मैं समर्थन भी करता हूं। देखिए, अगर किसी अधिकारी की खामी की वजह से वास्तव में अगर भर्तियां अटकती हैं तो वास्तव में उसको दोषी करार देना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि गाड़ी कमाई का पैसा कोई कहीं से लेकर के आ रहा है, कोई कहीं से लेकर के आ रहा है, कोई कोचिंग कर रहा है, कोई कमरे लेकर के रह रहे हैं कि चले गांव में बिजली कम आती है तो हम चलो पढ़ाई करेंगे वहां जाकर के। सिर्फ इसी बात को लेकर के कि आरक्षण का जो पैरामीटर तय है उसमें ऊपर नीचे हो गया, या फिर भर्तियां इतनी थी उनको किसी कारण से उसमें कोई ऐसा लेकुना छोड़ दिया, ये सब किस बात के एक्सरसाइज के पैसे मिल रहे हैं? फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि केवल अधिकारी की या कर्मचारी की गलती के कारण हजारों युवाओं का भविष्य अगर दांव पे लगाया जाता है, इससे बड़ी ठगी नहीं हो सकती। ये भी ठगी है एक तरह की। क्योंकि किसने पेपर बनाया क्या बना, वो तो गोपनीयता का मामला आता है, उजागर ही नहीं होता, तो इसलिए बहुत सारी हमारी टेक्निकल भी कमियां हैं। इसलिए मेरा मतलब है को तय होना चाहिए। सर मैं तो एक बात कहता हूं, एक गवर्नमेंट कैलेंडर बनना चाहिए, आपका एजुकेशनल पूरा सेशन बनता है, हाँ तो कैलेंडर होना चाहिए कि ये टाइम है श्याम जी एक चीज बताइए, किसी अभ्यर्थी ने शिंदा भाई जी आप देख लीजिए, किसी अभ्यर्थी ने मेल की जगह फीमेल भर दिया, उसका कट ऑफ नंबर आया, मेरिट में आ रहा है, उसको बाहर कर देते हैं, और जो 10 क्वेश्चन गलत बना देता है ना, उसको दोबारा पेपर बनाने के लिए दे, उसको डालो जेल में, उसको करो खिलाफ वित्तीय खिलाफ कार्रवाई। नहीं करते, एक एग्जाम नहीं है। 2nd ग्रेड में अभी जो परिणाम जारी हुआ, उसका परिणाम आ गया 1.5 गुना, काउंसलिंग का आदेश होने थे, कोर्ट में स्टे इसलिए दे गया कि मैंने एक पत्र लिखा आरपीएससी को कि आप किसके मेरिट नंबर डालिए, क्रमांक नंबर डालिए, सारी चीज डालिए, नहीं डाला, और कोर्ट ने स्टे दे दिया कि आप मेरिट नंबर डालिए, आपके इनके अंग डालिए, कैसे पारदर्शिता है। तो हम अवगत कराते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जानबूझ के लापरवाही करते हैं, स्टे आ गया, लोग रो रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, न्यायपालिका क्या दोषी नहीं है? 5-5 साल तक उन भर्तियों पे स्टे करके रखती है, न्याय क्यों नहीं करती है? जब करना न्याय सरकारी एडवोकेट नहीं पूछता, सरकारी एडवोकेट नहीं पूछता, न्याय इतनी गलत है, आम आदमी को न्याय भी नहीं मिल रहा है ना, 10-10 साल तक नहीं भर्ती अटकी है तो अटकी हुई है, न्यायालय की कोई जिम्मेदारी नहीं है देश के मूल मुद्दे पे आ जाए, आत्महत्या करने के लिए न्यायालय को चाहिए। मुद्दे पे आते हैं एक बात, हाँ मैं शीलदा भाई जी के पास में जाना चाहूंगा। शील जी, हमारा जो एजेंडा है वो ये है, क्या वास्तव में देखिए रोजगार सबको चाहिए, बिहार में जो रह रहा है उसको भी चाहिए, वेस्ट बंगाल में रह रहा है उसको भी चाहिए, जयपुर में रह रहा है राजस्थान का कोई वासिंदा उसको भी चाहिए,
सबको रोजगार चाहिए, और चाहिए भी क्यों ना, पेट भरने के लिए रोजगार एक सबसे बढ़िया जरिया होता है, वो चाहिए। सरकारें कहती हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन्हीं को केवल नौकरी मत मानिए, प्राइवेट अवसर मिल रहे हैं, आप किसी को स्किल्ड कर रहे हो, वो अवसर नहीं दे रहे हो। आप स्किल्ड करना अवसर नहीं है। आज IITN MBA किए हुए वो भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो क्यों? ये अवसर नहीं दिया आपने, उसने पढ़ाई की है, वो अपनी अवसर तो तब मिलेंगे कि हाँ इंडस्ट्री लग गई, किसी ने निवेश किया करके, वहां पे 10,000 वैकेंसीज निकली हैं, वो आपने अवसर प्रदान किए हैं। वो जिसकी किस्मत में होगी वो चला जाएगा, जो स्किल्ड होगा वो चला जाएगा, जिसमें हुनर होगा वो चला जाएगा। लेकिन हम केवल ये कहें कि सब्जी काटना हमने किसी को सिखा दिया, हमने वाइंडिंग करना किसी को सिखा दिया, ये आपने अवसर नहीं दिए अभी तक। तैयार किया आपने लोगों को, अवसर तो तब मिलेंगे कि वहां बिल्डिंग बन रही है साहब, 50 लोगों के प्लम्बर की आवश्यकता है, इसमें 100 लोगों के इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है। वो समझ में बैठ रहा है कि हाँ चलिए अवसर, वो कितने दिन के लिए दे रहे हो? 20 दिन के लिए। वो 20 दिन क्या बाकी के टाइम पे अपनी बीबी को पियर छोड़ के आएगा? वो खुद क्या खाएगा? बीबी करेगा क्या? आप कह रहे हैं कि अवसर दे दिए हमने, अवसर नहीं दिया। हाँ। आपने हमको ट्रेनिंग, आपने स्किल क्या अवसर नहीं दिया अभी तक। सुनिए, आपको ये सुविधा दी जा रही है कि आप मुद्रा लोन की तरफ से पैसे लीजिए, आप गवर्नमेंट में लोन के लिए अप्लाई करिए, आप बैंकों में लोन के लिए अप्लाई करिए। कहना बहुत आ रहा है, चुकाएगा कहां से लोन? सुनिए प्लीज, करिए। अरे साहब इसके लिए आप, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट को भी लेके आती है पॉलिसी वो ठीक नहीं होती है। गवर्नमेंट वहां से बैठ करके पॉलिसी बनाती है, सोचती है, देश की जनता चुनती है और देश के लिए सोचती होगी। मैं इसको बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा, 100% मैं तो ये मान के चलता हूं कि जनता की सरकार जनता के बारे में सोचती है, विचार करती है। लेकिन आप लोग जो धरातल पे बैठे हुए हैं लोग, कम से कम ये तो यकीन मानिए और सोचिए, लोगों से बात करिए कि वास्तव में मुद्रा लोन से अगर किसी को अडल तो नहीं है। कहने में कर दिया सिंगल विंडो है साहब, सिंगल विंडो में जो भी अडल्ट है सब दूर कर देंगे। कहां से हो रही है दूर? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही लोगों के सामने यह है कि ना तो उसको लोन मिल पाता है, ना उसको जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके लिए कोई खरीदने का मार्केट है। आज किसान की पीड़ा क्या है? आपने कहा, आप कहेंगे साहब हमने MSP तय कर दी थी, बाजरे का भाव कभी सुना? 1800 रुपए क्विंटल कर दिया। अरे साहब आप तो 2000 कर दो, लेकिन अगर वो 6% बाजरा अगर किसान का बिक रहा है, उसका क्या किया जाएगा? उसका 6%। मूंगफली आपने कह दिया कि 5500 MSP हमने कर दिया साहब, कर दो आप, लेकिन मूंगफली अगर 13% अगर खरीदी जा रही है, 28% में मूंग उड़द खरीदे जा रहे हैं, तो क्या होगा साहब इस देश का? आप पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिसी, लेकिन उसको लागू कैसे करेंगे, धरातल पर उतारे कैसे? ये अवसर आप लोग प्रदान करिए साहब, लेकिन उनके लिए प्लेटफॉर्म तो दीजिए। पॉलिसी बता रहा हूं, राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी कितनी हाई है, पॉलिसी बता रहा हूं। जब राजस्थान का सब जगह हावी है, कैसे बाहरी राज्य से जो ISI में बता रहा हूं, विद्युत विभाग जो भर्तियां निकलती है उसमें पहले राजस्थान का सामान्य ज्ञान था, उसको हटा दिया, वो बाहर का बैंकिंग वाला वो डाल दिया, जिससे बाहर के लोग आए। जो परीक्षा केंद्र राजस्थान में देने थे वो बाहर दे दिए, अन्य राज्यों में, वहां घपले हुए और बाहरी राज्यों वाले लग गए। अब राजस्थान में सेंटर दीजिए ना, अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान डाल लेना। क्यों इतना बड़ा बेरोजगारों के साथ धोखा कर रहे हैं, जिससे कम से कम राजस्थान के लोगों को ज्यादा मौका मिले ना। जी। अभी जो लघु उद्योग की बात हो रही है, जो ट्रेनिंग करने की बात है, मैं आपको एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मेरे पास में आए कि जो लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं, वहां पर पूरी लिस्ट लगी हुई है कि आप किस किस में इंटरेस्टेड है। आपको 15 दिन की वहां पर क्लासेस लगती है, प्लस जो उस डिपार्टमेंट से कंसर्निंग जितने भी ऑफिसर्स हैं वो वहां पर आते हैं। और मैं आपको स्थान भी बता दूं, ये अपना सहकार मार्ग के पीछे का, 1 मिनट सुन लीजिए। आप बिल्कुल करिए, मैं सही, मैं आपको खारिज नहीं कर रहा हूं, आपने बहुत अच्छी सोच रखी, मैं बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा कि आज वास्तव में हुनर की पूछ है। मैं तो आपको दूसरी बात कह रहा हूं, कहने में बहुत अच्छी लगती है, हमने हमारी स्टोरी में भी चलाई। आज कोरिया जोन आ रहा है साहब, क्या बनाएगा कि साहब यहां पे हुंडई की गाड़ियां बनेंगी, बहुत अच्छी बात है। कब? एक दिन में बनाना शुरू नहीं होगा, 3 से 4 साल किसी फैक्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगती है। आप फिर स्किल्ड करिए, वहां के लोकल लोगों को करिए, आसपास के लोगों को करिए कि साहब आपको वाइंडिंग के लिए ये लोग होंगे, टायर लगाने के लिए इस टाइप के लोग होंगे, आपके लिए इंजन असेंबल करने के लिए ये लोग होंगे, उनको आप ट्रेनिंग करवाइए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप स्किल करने के लिए आपने इस कौशल विकास योजना जो लेकर के आए, मिशन लेकर के, बहुत अच्छी बात है। चाहे नरेंद्र मोदी जी ने किया, चाहे वसुंधरा जी ने किया, चाहे अशोक गहलोत अपने कार्यकाल में लेके आए, मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को, मैं बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो निकल करके आ रहा है बच्चा, उसके लिए एक एटमोस्फेयर, आप कहें कि मुद्रा लोन के अंदर आप किसी को भेज के देखना
किस तरह के पसीने छूटते हैं उसको मुद्रा लोन लेने के अंदर। मैं तो कह रहा हूं कि जो हर्डल्स हैं आप वो दूर करिए। अगर बेरोजगार बेचारा घर जाकर के उसको ये लगता है कि आज मेरी फाइल मुद्रा लोन के लिए लग गई, मैनेजर से मैं मिलके आ गया, 7 दिन का मुझे वक्त दिया है, ये पेपर्स मुझे पूरे करने, उसके बाद मुझे लोन लग जाए, मुझे लगता है कि उसके 7 दिन उसी खुशी में निकल जाते हैं। साहब आप जानते नहीं हो बेरोजगारों की पीड़ा। योगेंद्र जी आपको धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बोली कोरिया जोन की। बेरोजगारों को पहले ही उनको ट्रेनिंग दे दी जाए ना तो वो वहां खपत हो सकते हैं बेरोजगारों के, जबकि वो बाहर से लेके आएंगे। आपने बहुत अच्छी बात बोली है। एक मिनट में आपको एक और उदाहरण देती हूँ। क्या एक छोटी सी दांत की जो नींव की जो दातुन बनती है, एक लेके आया, उसको हर्बल ब्रश जो आई है उसको आप देखिए कि उसने जाके मेरे पास भी आया था, मैंने आगे फॉरवर्ड किया उसको, वो गवर्नमेंट के पास पहुंचा और गवर्नमेंट ने उसको इतना सीरियस लिया। इवन अपने जो एमपीज है उनको भी कहा कि आप एक छोटी सी चीज है, इसको आप गांवों में जहां पर बड़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां पर हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और गवर्नमेंट ने इसमें इतनी मदद की है कि मैं आपको क्या बताऊं। चलिए मेरा आखिरी सवाल मैं श्याम जी से करना चाहूंगा। श्याम जी, मैं तो लोकल लेवल की बात कर रहा हूं मैं कि क्षेत्रवाद जिस तरह से पनपता जा रहा है, मुझे भविष्य के खतरे इसमें नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा है कि रोजगार वास्तव में मिलना चाहिए, स्किल जो लोग हो रहे हैं उनके लिए अवसर होने चाहिए, लेकिन क्षेत्रवाद में अगर हम बनते चले जाएंगे तो इस देश का होगा क्या, मैं उस चिंता पे आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए योगेंद्र जी, देखिए अपने अपने राज्यों में अगर कुछ स्थितियां अनुकूल है तो कुछ पॉलिसी तो बनानी चाहिए सरकार को, उसमें दो राय नहीं, उसमें कोई नाराज होने की बात भी नहीं कि लोकल लोगों को अगर स्थानीय स्तर की सरकार ही अगर उसको रोजगार देने के लिए प्रमुखता नहीं देगी तो बाकी के लोग क्या सोचेंगे। इसलिए ये तो कहा जा सकता है कि आप बाहर के लोगों को जो सर्विसेज हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है तो बाहर के लोग आ सकते हैं, क्योंकि आप RAS है, IAS है वगैरह, उसके लिए तो पूरा ऑल इंडिया है खुला हुआ सर्विसेज से बात की होती है। नहीं, RAS में भी उसमें प्रावधान ये कर दिया गया है कि राजस्थान का संबंधित पार्ट ज्यादा रख दीजिए तो राजस्थान वाले सेलेक्ट होंगे। देखिए MP में भी हम एग्जाम देने वाले जाते हैं लोग, उनको भी दिया जाता है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि हम बार बार कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर हमको ट्रेनिंग सेंटर खोलने पड़ेंगे, ITI को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। केवल ITI नाम की अच्छी होनी चाहिए, नाम की नहीं होनी और चाहिए। जो लड़का 2 साल तक ट्रेनिंग करके निकल रहा है तो वो योग्य बन के निकले। केवल अब देखिए इंजीनियरिंग कर ली 4 साल वाले ने, व्हाइट कॉलर वाला बन गया तो उसको इंजीनियरिंग का काम तो आता ही नहीं है क्योंकि उसने सीखा ही नहीं, डिग्री लिया, केवल डिग्री मिल गई क्योंकि वो कॉलेज के एजुकेशन के स्तर पे वास्तव में ध्यान दिया जाना चाहिए। इस टेक्निकल एजुकेशन को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज और जो जितने इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, अब जैसे पेट्रोलियम वाला खुल रहा है तो पहले ही कहा था कि आप वहाँ पे ITI खोल दीजिए, उसको ट्रेन कीजिएगा लड़कों को, क्योंकि चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा श्याम जी। तो कुल मिला के हम कहना चाहेंगे कि क्षेत्रवाद की आवाजें उठेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बंधने के साथ साथ इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों ही चीजें। अगर किसी जगह इंडस्ट्री लग रही है वहां के स्थानीय लोगों को वास्तव में रोजगार मिलना चाहिए, या तो कोई गवर्नमेंट्स अपना क्राइटेरिया तय करें। लेकिन अगर आवाज और मुखर होना शुरू हो गई है कि क्षेत्रवाद 95%, 100%, 90%, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बेरोजगारी हर राज्य में है। केवल ये नहीं है कि राजस्थान या हरियाणा है वो इसका दंश झेल रहा है। हमें अवसर देने चाहिए और जो बेरोजगार है उनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम है उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए सुनना चाहिए। लिंगर ऑन नहीं कि आज का दिन निकल गया कल जो आएगा वो देखेगा, बिल्कुल नहीं। आप एक बहुत बड़ा एक ऐसा विस्फोटक हालात बनाते जा रहे हैं कि अगर उससे बड़ी स्थितियां विकट होंगी, बिगड़ेंगी, उससे सुधर नहीं सकती। आप अपनी बला मत टालिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर और लाइक करना न भूलें।